आयनिक बॉन्ड पार्ट 20 में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम फायंस रूल देख रहे थे। 1923 में फायंस ने धनायनों की ध्रुवण शक्ति, कैटायंस की पोलराइजिंग पावर और ऋणायनों की ध्रुवणीयता या नेगेटिव आयंस की पोलराइजेबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हम देख रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने फैक्टर्स रिलेटेड टू कैटायंस यानी पॉजिटिव आयंस के कारण ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो फायंस रूल या पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर को प्रभावित करते हैं, वो हमने देखा था। आज हम देख रहे हैं फैक्टर्स रिलेटेड टू एनायंस यानी एनायंस या नेगेटिव आयंस जिनकी पोलराइजेबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर दो फैक्टर्स हैं, साइज ऑफ एनायन एंड चार्ज ऑफ एनायन। डेफिनेटली एनायन का या नेगेटिव आयन का साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा, हम यहाँ पे इनका रेडियस दिखा रहे हैं, जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतनी ही उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, उसकी ध्रुवणीयता ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा ध्रुवणीयता होगी उतना ही उसमें कोवेलेंट करैक्टर्स पैदा हो जाएंगे। जितने ज़्यादा कोवेलेंट करैक्टर्स पैदा होंगे उतना ही उसका मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये साफ दिख रहा है कि फ्लोराइड जिसका साइज़ सबसे छोटा है हैलाइड्स में, इसकी ध्रुवणीयता या पोलराइजेबिलिटी सबसे कम है। इसलिए कैल्शियम फ्लोराइड सॉल्ट में आयनिक करैक्टर ज़्यादा हैं, कोवेलेंट करैक्टर्स कम हैं, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते जा रहे हैं वैसे वैसे नेगेटिव आयन का साइज़ बड़ा होता जा रहा है। पॉजिटिव आयन वही कैल्शियम है, और क्योंकि नेगेटिव आयन का साइज़ बड़ा होता जा रहा है इसलिए कोवेलेंट करैक्टर्स इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस होता जा रहा है। तो हम इस टेबल में कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेस, क्योंकि पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है इसलिए कोवेलेंट करैक्टर्स इंक्रीजेस। और कोवेलेंट करैक्टर बढ़ते जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस होता जाएगा। इसको हम पहले डिटेल में देख चुके हैं। सेकंड है चार्ज ऑन एनायन। डेफिनेटली चार्ज जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा आयन के ऊपर उतना ही वो अपने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर पकड़ कमज़ोर कर देगा, यानी उसका साइज़ उतना ही ज़्यादा बड़ा भी हो जाएगा। जितना बड़ा साइज़ ज़्यादा होगा नेगेटिव आयन का, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है तो साइज़ बड़ा है, साइज़ बड़ा है तो उस केस में पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी, और पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो कोवेलेंट करैक्टर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो अगर हम यहाँ ये एग्जांपल लें तो फ्लोराइड से ऑक्साइड, नाइट्राइड, कोवेलेंट करैक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जा रही है। इसलिए कोवेलेंट करैक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं। इसी कारण से इन आयंस की कोवेलेंट करैक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं और आयनिक करैक्टर्स रिड्यूस होते जा रहे हैं।
फायंस रूल के बाद आता है हमारा सॉल्वेशन एनर्जी। सॉल्वेशन एनर्जी, या जिसे हिंदी में हम विलायकन ऊर्जा भी कहते हैं, ये वास्तव में जब किसी विलेय को, किसी सॉल्यूट को, जैसे सपोज कीजिए NaCl, इसको किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है, सपोज कीजिए वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, तो उस केस में सोडियम आयंस जो कि पॉजिटिव आयंस हैं, इसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स अरेंज हो जाते हैं, या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अरेंज हो जाते हैं। इस अरेंजमेंट की वजह से, इस व्यवस्था की वजह से एनर्जी लिबरेट आउट होती है, एनर्जी निकलती है, और इसे ही हम सॉल्वेशन एनर्जी कहते हैं। न केवल पॉजिटिव आयन बल्कि नेगेटिव आयन के चारों तरफ भी वाटर मॉलिक्यूल्स अरेंज हो जाते हैं, लेकिन अब की बार जो अरेंज होने का पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से होता है कि जो हाइड्रोजन एटम्स हैं पानी के, वो क्लोराइड के पास होते हैं, जबकि ऑक्सीजन एटम दूर रहता है। तो ये व्यवस्था जस्ट अपोजिट है सोडियम आयन से, जहाँ पर कि ऑक्सीजन एटम सोडियम आयन के क्लोज रहता है, जबकि हाइड्रोजन एटम्स दूर रहते हैं। इसका रीज़न है कि वाटर एक डाइपोल है, और डाइपोल होने की वजह से इसके ऊपर इस तरीके से पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, विद्युतीयता कम है, इसलिए इनके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज होता है। क्योंकि ये डाइपोल है, लीनियर मॉलिक्यूल नहीं है, वी शेप मॉलिक्यूल है, तो डाइपोल है, तो डाइपोल मॉलिक्यूल इस तरीके से इन आयंस के चारों तरफ अपने आप को अरेंज करता है, जिससे कि इस व्यवस्था में स्थायित्व मिले। एक अजीब एनोमली यहाँ पर देखने को मिलती है, और वो ये कि इस रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन नहीं मानते हैं, ये एक फिजिकल चेंज है। इसको केमिकल रिएक्शन इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि सोडियम क्लोराइड लैटिस में होता है। सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस बहुत सारे एक लैटिस में या जालक में व्यवस्थित होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और ये टूटकर वीक बॉन्ड्स बनते हैं। यानी सोडियम आयन और वाटर के बीच में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं आयन डाइपोल बॉन्ड। क्योंकि सोडियम हमारा आयन है और वाटर मॉलिक्यूल एक डाइपोल है, इसलिए हम इसे आयन डाइपोल इंटरेक्शन भी कहते हैं। आयन डाइपोल इंटरेक्शन रिलेटिवली वीक इंटरेक्शंस माने जाते हैं, और क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स टूट रहे हैं और वीक बॉन्ड्स बन रहे हैं, इसलिए इसे हम केमिकल प्रोसेस नहीं मानते या केमिकल चेंज नहीं मानते। क्योंकि अगर हम इस डिजॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड को हीट करेंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल से इवेपोरेट हो जाएंगे और हमें वापस से सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा। तो क्योंकि ये परमानेंट चेंज नहीं है, इसलिए इसे हम केमिकल चेंज नहीं मानते। लेकिन विचारणीय बात यह है कि केमिकल बॉन्ड्स टूट रहे हैं, दूसरे तरीके के केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, फिर भी हम इसे केमिकल चेंज नहीं मान रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वीक बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। ईयर 2000 से पहले तक हमारी जो केमिस्ट्री थी वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स पर बेस थी, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स का मतलब था कोवलेंट बॉन्ड। तो लार्जली केमिस्ट्री का मतलब समझा जाता था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन ईयर 2000 और उसके बाद फिजिक्स के डेवलपमेंट के कारण बहुत सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास डेवलप हुए, और वो इंस्ट्रूमेंट्स क्योंकि इन वीक बॉन्ड्स को स्टडी कर सकते थे, तो इसको भी एक नए प्रकार की केमिस्ट्री नाम दिया गया, जिसे कहा गया सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री। सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री एक्चुअली
वीक बॉन्ड्स को ही कंसीडर करती है, क्योंकि धीरे धीरे करके साइंटिस्ट को ये समझ में आने लगा कि इन वीक बॉन्ड्स की महत्ता अत्यधिक है, इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। रीज़न बीइंग बायोलॉजिकल सिस्टम्स, हम लोग खुद, हमारा निर्माण तब तक नहीं हो सकता था जब तक ये वीक बॉन्ड्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो कि एक वीक बॉन्ड्स हैं, उनके कारण ही होता है। ये हम सबको मालूम है। इस तरीके से ये दो स्ट्रैंड्स आपस में जुड़े रहते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स या वीक बॉन्ड्स हैं। इसी तरीके से एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्बिनेशन है वो भी वीक बॉन्ड्स की वजह से होता है। ना केवल ये, और भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिनमें कि वीक बॉन्ड्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसलिए अब इन वीक बॉन्ड्स को हम केवल फिजिकल चेंज नहीं मानकर एक नए तरीके की केमिस्ट्री, जिसे कहा मैंने सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री, के तहत पढ़ते हैं, जिसका मतलब ही है केमिस्ट्री ऑफ नो बॉन्ड्स। सॉल्वेशन एनर्जी या विलायकन ऊर्जा को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।